नमस्कार, वीएनएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हरियाणा में टूटा बीजेपी जेजेपी का गठबंधन, नायब सिंह सैनी बने हरियाणा के नए मुख्यमंत्री। पिचासी हजार के रेल प्रोजेक्ट का पीएम मोदी के हाथों शुभारंभ। देश में दौड़ेंगी 10 और नई वंदे भारत ट्रेन। और विदेश की तर्ज पर मिली वडोदरा को इमरजेंसी सुविधाएं, एक बटन पर मिलेगी फायर, पुलिस और एम्बुलेंस की सहायता। हरियाणा की राजनीति में नया भूचाल आया है। सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व वाली भाजपा और अजय चौटाला के नेतृत्व वाली जजेपा पार्टी का गठबंधन करीब 4.5 साल बाद टूट गया है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र से भाजपा सांसद नायब सिंह सैनी अब हरियाणा के नए सीएम बन गए हैं। आज मंगलवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के इस्तीफे के बाद विधायक दल की बैठक में उन्हें नेता चुना गया। उसके बाद 54 साल के नायब सिंह सैनी ने राजभवन पहुंचकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। शाम 5 बजे उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। सैनी ने विधायक दल का नेता चुने जाने पर पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का आभार व्यक्त किया। नायब सैनी मनोहर लाल के करीबी हैं। 27 अक्टूबर 2023 को ही उन्हें हरियाणा भाजपा का अध्यक्ष बनाया गया था। इससे पहले मनोहर लाल ने बीजेपी और जन नायक जनता पार्टी का गठबंधन टूटने के बाद मंगलवार सुबह 11:50 पर राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। इसके बाद विधायक दल की बैठक बुलाई गई। जेजेपी ने भी दिल्ली में अपने विधायकों की बैठक बुलाई, जिसमें पार्टी के 10 में से 5 विधायक इस बैठक में नहीं पहुंचे। बताया जा रहा है कि ये सभी बीजेपी के संपर्क में हैं। जजेपा कल हिसार में रैली कर अगली रणनीति का ऐलान करेगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने करोड़ों रुपए की रेल परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मंगलवार को अहमदाबाद में 85,000 करोड़ रुपए की रेल प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन किया। उन्होंने देश भर के विभिन्न राज्यों से चलने वाली 10 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री मोदी ने यहां 10 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। ये ट्रेनें अहमदाबाद मुंबई सेंट्रल, सिकंदराबाद विशाखापट्टनम, मैसूर डॉक्टर एमजीआर सेंट्रल चेन्नई, पटना लखनऊ, न्यू जलपाईगुड़ी पटना, पुरी विशाखापट्टनम, लखनऊ देहरादून, कुलबर्गी सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल बेंगलुरु, रांची वाराणसी, खजुराहो दिल्ली निजामुद्दीन रूट पर चलेंगी। इसके अलावा पीएम मोदी ने रेलवे स्टेशन पर 50 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र देश को समर्पित किए। ये जन औषधि केंद्र लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराएंगे। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि मैं देश को ये गारंटी दे रहा हूं कि अगले 5 साल में आप भारतीय रेल का ऐसा कायाकल्प होते देखेंगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। 10 साल का काम अभी तो ट्रेलर है, मुझे तो और आगे जाना है। साथियों, आजादी के बाद की सरकारों ने राजनीतिक स्वार्थ को जिस तरह प्राथमिकता दी और उसकी बहुत बड़ी शिकार भारतीय रेल रही है। आप पिछले 2014 के पहले के 25-30 रेल बजट देख लीजिए। रेल मंत्री देश की पार्लियामेंट में क्या बोलते थे? हमारी फलानी ट्रेन का वहां स्टॉपेज दे देंगे, वहां हम डिब्बे 6 है तो 8 कर देंगे। यानी रेलवे, और मैं देख रहा था पार्लियामेंट में भी धप धप तालियां बजती थी। यानी यही सोच रही थी कि स्टॉपेज मिला कि नहीं मिला, ट्रेन वहां तक आती है, मेरे स्टेशन तक आगे बढ़ी कि नहीं बढ़ी। देखिए, 21वीं सदी में यही सोच रही होती तो देश का क्या होता। और मैंने पहला काम किया, रेल को अलग बजट से निकाल करके भारत सरकार के बजट में डाल दिया और उसके कारण आज भारत सरकार के बजट के पैसे रेलवे के विकास के लिए लगने लगे। अब रेलवे का विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है।
हमने 10 वर्षों में औसत रेल बजट को 2014 से पहले की तुलना में 6 गुना ज्यादा बढ़ाया है। और मैं आज देश को ये गारंटी दे रहा हूं कि अगले 5 साल में वो भारतीय रेल का ऐसा कायाकल्प होते देखेंगे जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। आज का ये दिन इसी इच्छा शक्ति का जीता जागता सबूत है। देश का नौजवान तय करेगा उसको कैसा देश चाहिए, कैसी रेल चाहिए। ये 10 साल का काम अभी तो ट्रेलर है, मुझे तो और आगे जाना है। पीएम मोदी ने साबरमती आश्रम में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया और गांधी आश्रम स्मारक के मास्टर प्लान का शुभारंभ भी किया। पीएम ने साबरमती आश्रम में पुनर्विकसित कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया। ये 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद महात्मा गांधी द्वारा स्थापित पहला आश्रम था। इसे गुजरात विद्यापीठ द्वारा एक स्मारक और पर्यटन स्थल के रूप में संरक्षित किया गया है। पीएम मोदी ने गांधी आश्रम स्मारक के मास्टर प्लान को भी लॉन्च किया। इस मास्टर प्लान के तहत आश्रम के वर्तमान 5 एकड़ क्षेत्र को 55 एकड़ तक विस्तृत किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कहा कि पूज्य बापू का ये साबरमती आश्रम हमेशा से ही एक अप्रतिम ऊर्जा का जीवित केंद्र रहा है। जब जब यहाँ आने का अवसर मिलता है तो बापू की प्रेरणा हम अपने भीतर स्पष्ट रूप से अनुभव कर सकते हैं। साबरमती आश्रम आजादी की लड़ाई के साथ साथ विकसित भारत के संकल्प का भी तीर्थ बना है। साथियों, जो देश अपनी विरासत नहीं संजो पाता, वो देश अपना भविष्य भी खो देता है। बापू का ये साबरमती आश्रम देश की ही नहीं, ये मानव जात की ऐतिहासिक धरोहर है। लेकिन आजादी के बाद इस धरोहर के साथ भी न्याय नहीं हो पाया। बापू का यह आश्रम कभी 120 एकड़ में फैला हुआ था। समय के साथ अनेक कारणों से एक घटते 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 केवल 5 एकड़ में सिमट गया था। एक जमाने में यहां 63 छोटे मोटे कंस्ट्रक्शन मकान होते थे और उनमें से भी अब सिर्फ 36 मकान ही बचे हैं। 6-3-3-6 हो गया। और इन 36 मकानों में से भी केवल 3 मकानों में ही पर्यटक जा सकते हैं। जिस आश्रम ने इतिहास का सृजन किया हो, जिस आश्रम की देश की आजादी में इतनी बड़ी भूमिका रही हो, जिसे देखने के लिए, जानने के लिए, अनुभव करने के लिए दुनिया भर से लोग यहां आते हो, उस साबरमती आश्रम को सहेज कर रखना हम सभी 140 करोड़ भारतीयों का दायित्व है। विदेशी देशों की तर्ज पर गुजरात के वडोदरा शहर के नागरिकों को इमरजेंसी सेवाओं की आज भेंट मिली है, जिसका लोकार्पण किया गया। समूचे भारत में एकमात्र वडोदरा शहर में पहली बार इमरजेंसी सेवा जनरक्षक कियोस्क का आज लोकार्पण किया गया। इस मौके पर वडोदरा की सांसद रंजनबेन भट्ट, गुजरात विधानसभा के मुख्य दंडक बालकृष्ण शुक्ल, वडोदरा की मेयर पिंकी सोनी समेत के अग्रणियों की उपस्थिति रही।
विदेशों में अगर कोई भी आपात स्थिति आती है तब इमरजेंसी के लिए अलग अलग तरीके की सुविधा नागरिकों के लिए उपलब्ध कराई जाती है ताकि आपात स्थिति में उन्हें फौरन सहायता मुहैया कराई जा सके। गुजरात के वडोदरा शहर में भी आज कुछ ऐसी ही पहल की गई है, जहां कारेली बाग में बूढ़ा सर्कल पास रात्रि बाजार के बाहर ऐसा जनरक्षक एक मशीन लगाया गया है, जहां पुलिस, एम्बुलेंस और फायर तीनों सुविधा एक साथ दी गई है। अगर आप किसी भी तरह की इमरजेंसी में फंसते हैं, आपको ज़रूरत होती है पुलिस की या आपको ज़रूरत पड़ सकती है एम्बुलेंस की, या अगर आग जैसी कोई स्थिति अगर सामने आती है तो कैसे निपटा जाए और कैसे फौरन आपको सहायता मिल सके, उसके लिए एक खास ये संसाधन यहाँ लगाया गया है। जनरक्षक इसे नाम दिया गया है ताकि ये लोगों की रक्षा कर सके और फौरन वन टच यहाँ पर पुलिस, एम्बुलेंस और फायर की जो सुविधा है वो आपको फौरन मिल सकती है। किसी भी तरह की आपात स्थिति से निपटने के लिए ये खास मशीन लगाया गया है जिसे जनरक्षक नाम दिया गया है और डीडी इनोवेशन ने इसे डिजाइन कर इसकी पेटेंट भी फाइनल की है ताकि वडोदरा शहर के नागरिकों को जरूरत पड़ने पर ये सुविधा मिल सके। अच्छा, आप सोचेंगे कि ये जो मशीन है उसका इस्तेमाल कैसे करना है, तो उसकी एक गाइडलाइन भी यहाँ दी गई है कि आपको क्या करना है। इन केस ऑफ इमरजेंसी प्रेस एनी सूटेबल बटन। आपको पुलिस की जरूरत है, आप पुलिस का बटन दबा सकते हैं, एम्बुलेंस का, फायर का, वो जो भी बटन है वैसे आपको उसी तरीके से सुविधा मिल पाएगी। अगर आप पुलिस का बटन दबाते हैं तो डायरेक्ट कंट्रोल रूम में फोन लगता है और वहां से कॉल रिसीव कर आपको पुलिस फौरन सहायता दे सकती है। अगर कोई बेहोश हो गया हो, सांस ना ले पा रहा हो, उस तरीके की कोई दिक्कत आई हो, तब भी आप यहाँ एम्बुलेंस का बटन दबाकर एम्बुलेंस की सहायता ले सकते हैं। और फायर, कहीं भी आग लगी हो, यहाँ पीछे ही फूड कोर्ट है। ये जो मशीन लगाए गए हैं वो फूड कोर्ट के आसपास ही लगाए गए हैं ताकि अगर कोई फायर जैसी स्थिति हो तो फौरन फायर ब्रिगेड की सहायता भी आपको मिल सके। यानी आपको यहाँ गाइडलाइन भी दी गई है कि इस मशीन का इस्तेमाल आखिरकार कैसे करना है। अक्सर मशीन लगा तो दिए जाते हैं लेकिन उसे यूज कैसे करना है ये नागरिकों को पता नहीं होता है और ऐसे में अच्छे मशीन का इस्तेमाल हम नहीं कर पाते हैं। वडोदरा शहर में कई बार ऐसी पहल की गई है लेकिन कारगर इसीलिए नहीं हुई है क्योंकि उसकी जानकारी लोगों तक नहीं पहुंची है। आज ये मशीन लगा है और अब वडोदरा शहर में ये सुविधा कार्यरत हो गई है। ऐसे में वडोदरा के नागरिक इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं उसकी भी डिटेल जानकारी आपको दे देते हैं। डीडी इनोवेशन के डायरेक्टर और फाउंडर देव दोषी हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि आखिरकार इस मशीन का इस्तेमाल करना कैसे है। सर, आपने जो ये डीडी इनोवेशन की ओर से ये मशीन बनाया है, कैसे काम करेगा? ये मशीन का नाम जनरक्षक है। इसमें इट इज़ ए डिजिटलाइज्ड इमरजेंसी कॉल बॉक्स सिस्टम। आज कोई भी सिटीजन को डिस्ट्रेस रहता है या कुछ भी रहता है, यहाँ पे 3 लॉ इन्फोर्समेंट के नंबर्स है, जैसे पुलिस एजेंसी है, एम्बुलेंस एंड फायर। कोई भी सिटीजन को कुछ डिस्ट्रेस रहता है तो पुलिस का बटन दबाने में डायरेक्टली उनका कॉल कमांड सेंटर में कनेक्ट हो जाएगा, पुलिस सिटी कमांड सेंटर में। वहाँ पे पुलिस उनका सिचुएशन देख सकते हैं, उनके साथ बात कर सकता है कि व्हाट इज एन इश्यू। यहाँ पे प्री और पोस्ट दोनों रिकॉर्डिंग स्टोर होते हैं। जैसे मैं ये बटन दबाऊंगा उसके पहले के 1 मिनट का मेरा रिकॉर्डिंग, उसके बाद का भी रिकॉर्डिंग मेरा स्टोर हो जाएगा सिस्टम में। यहाँ पे 28 इंच की डिजिटल स्क्रीन दी है जिसमें क्राइम प्रिवेंशन के मैसेजेस रन होंगे बाय द गवर्नमेंट एंड टू प्रमोट द सेफर कम्युनिटी। इसमें 3 apparatus है। वन इज अ फर्स्ट एड दैट यू सी हियर, वन इज फायर एक्सटिंग्विशर जो इधर है, फिर यहाँ पे AED भी है जो ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। ये हमने बड़ौदा में 3 जगह पे डाला है, एक रात्रि बाजार, एक MSU फाइनेंस और एक फूड कैसल। ये तीनों एक फूड जॉइंट पे है जहाँ पे एटलीस्ट 1500 to 2000 लोग का गैदरिंग रहता है फ्राइडे, सैटरडे, संडे में। अभी जैसे कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक के चांसेस भी बहुत बढ़ गए हैं, तो AED है जहाँ से उनको हेल्प भी मिल सकता है। And all the cameras are connected to command center. If any distress or any crime is happening and police है हर जगह, जनरक्षक is also there to support them. On a press of a button यहाँ पे hooter activate हो जाएगा command center से to stop the crime. सर, एम्बुलेंस का भी आपने बटन दिया है, अगर वो प्रेस करते हैं तो किस तरह से ये सहायता और सुविधा लोगों को फौरन मिल सकेगी? So एम्बुलेंस जो कॉल है यहाँ डायरेक्टली 108 में उनका जो गांधीनगर में अहमदाबाद में सेंटर है वहाँ पे कॉल कनेक्ट हो जाता है। वहाँ से हम वी कैन रिक्वेस्ट फॉर द एम्बुलेंस। और फायर की भी आपने एक अलग से बटन दिया हुआ है, वो कैसे काम करेगा? फायर का जो बटन है वो डायरेक्टली वडोदरा फायर में उनको कॉल जाता है और वहाँ से दे कैन डिस्पैच द हेल्प। इवन यहाँ पे जो एक्सटिंग्विशर है, अगर मैं एक्सटिंग्विशर उठाऊंगा तो डायरेक्टली फायर डिपार्टमेंट को भी नोटिफिकेशन चला जाएगा कि समवन इज एक्सेस फायर एक्सटिंग्विशर। इवन AED इफ आई एम ट्राइंग टू ओपन तो पुलिस को नोटिफिकेशन और एम्बुलेंस को नोटिफिकेशन है कि किसी ने AED लिया है। फर्स्ट एड कोई खुलेगा तो भी उसका नोटिफिकेशन जाएगा उनको।
क्या हम फायर एक्सटिंग्विशर यूज कर देख सकते हैं कि किस तरीके से हमें ये इसे यूज करना है? ये हमारा फायर एक्सटिंग्विशर है. ओके. And if any fire is there, they only have to remove this clip and they have to remove this and they can use the fire extinguisher. और सर ये वाला बॉक्स क्या काम करेगा? ये AED है, ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर है. कोई भी सिटीजन को कार्डियक अरेस्ट या अटैक आ रहा है तो ये मशीन से they can save themselves and it can help them. This is the manual of it. From where we can understand how to use AED. बहुत simple है, public use AED है. You just have to press a button. ये जैसे on होता है, ये automatically synchronize and say check the pad, check the pad, check the pad. They've been saying it. इसमें क्या होता है? One is on the right arm and one is on the left lung. यहाँ पे लगाना है, फिर ये अपने हिसाब से rhythm calculate करते हैं. Then if it thinks that then shock is to be given, तो वो shock देने का button बोले कि now you press the shock. अच्छा, ये मतलब शॉक ट्रीटमेंट का एक पोर्टेबल मशीन है. पब्लिक सेफ AED है. ओके. तो सर ये बनाने का कैसे आइडिया आया आपको कि ये ज़रूरत है और ऐसा कुछ करना चाहिए? हमारी कंपनी, इट इज़ अ 8-year-old company. We've been always wanting to work in a public safety and wanted to create products for public safety. This is one of our products जो हमने डेवलप किया हमारे पास. We have rest of the other products also that we are thinking to launch soon. और कॉर्पोरेशन और पुलिस की ओर से कैसा सहयोग मिला आपको? We've got very good support from the corporation, from the police. They had been very grateful and because everyone, it's a whole team support. Because of that, we've been able to achieve and we've installed 3 in Baroda right now. सर लाखों करोड़ों रुपए की लागत से मशीन तो लग जाती है लेकिन उसका मेंटेनेंस कभी-कभी बहुत मुश्किल हो जाता है. इसका मेंटेनेंस कौन करेगा? So इसका maintenance, this device we have given it on a free of cost as a CSR base to Vadodara city. Hence it is our responsibility only to take care of the device and I have my own team and we have a joint team who've been working on it. So we're going to maintain the device. तो ये हमेशा के लिए काम करेगा या कुछ सालों का ड्यूरेशन है? नहीं, till the time it is here, if there is no new development at the government and as we're using their space, so it's here, it's going to be here only. क्या अपील करेंगे वडोदरा शहर के नागरिकों से? So we've launched this device called Janrakshak and I would request everyone to use it only when there's an emergency. तो इमरजेंसी के वक्त इसका इस्तेमाल करना है. आप ये कोई खेल या खिलौना नहीं है तो अगर काम नहीं है तो इसे प्रेस करके इसको एग्जामिन करने की या एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन अगर किसी भी तरह की दिक्कत से आप गुजर रहे हैं, किसी भी तरह की हेल्प आपको चाहिए तो यह मशीन आपके लिए आशीर्वाद रूप साबित हो सकता है. देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में पोखरण में चल रहे युद्ध अभ्यास के बीच एक फाइटर जेट विमान के क्रैश होने की घटना सामने आई है. भारत शक्ति युद्धाभ्यास में शामिल तेजस फाइटर जेट आज अचानक क्रैश हो गया. मंगलवार दोपहर करीब 2 बजे घटे हादसे में जेट विमान राजस्थान के जैसलमेर से 2 किलोमीटर दूर भील समाज के हॉस्टल पर जा गिरा. घटना के समय हॉस्टल खाली था. इससे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ. पोखरण में चल रहे युद्धाभ्यास स्थल से करीब 100 किलोमीटर दूर यह हादसा हुआ. इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित तमाम नेता और सेना के बड़े अधिकारी मौजूद थे. एयरफोर्स के अधिकारियों ने इस पर बताया कि फाइटर प्लेन में एक ही पायलट था. उसे आर्मी हॉस्पिटल भेजा गया है. क्रैश होने से पहले वो इजेक्ट होने में सफल हो गया था. अचानक हुए धमाके के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई. गुजरात के भावनगर में ड्रग्स मामले पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया है. गुजरात के भावनगर में युवाओं को बर्बाद करने के लिए ड्रग्स का नशा करवाने का नेटवर्क चल रहा है, जिस पर भावनगर एसओजी ने मुहिम शुरू की है, जिसके तहत लगातार दूसरे दिन भी भावनगर से बड़ी मात्रा में एमडी ड्रग्स पकड़ा गया है. इस मामले 4 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 2 लड़कियां भी शामिल हैं. मामले पर भावनगर डीवाईएसपी आर सिंघल ने विस्तृत जानकारी दी. भावनगर शहरना तौफिक, एजाज, हुसैन અને અલ્તાફ આ ચારેય ઈસમ જે છે તોફિકની ગાડીમાં માદક દ્રવ્ય લઈને આવે છે એવી હકીકત અને બાતમી પીઆઈ શ્રી વાળાને મળતા આ બાબતે એસપી સાહેબ દ્વારા એક રેડ કરવાનું આયોજન કરવામાં આવેલ હોય 2 પંચો રૂબરૂ તમામ એસઓજીના સ્ટાફ અને પંચો રૂબરૂ રેડ કરવામાં આવેલા છે અને
આ જે તોફિકની જે બાતમી હતી એ વેરીફાઈ કરતા તે ગાડીમાં NDPSનો જથ્થો હોવાની તોફિક દ્વારા કબૂલાત કરતા આ કામે FSL અધિકારીશ્રીને સ્થળ પર બોલાવી અને આ NDPSનું જે દ્રવ્ય જે છે તેનું પૃથ્થકરણ કરતા આ દ્રવ્ય મેફેડ્રોન MD ડ્રગ્સ હોવાનું સાબિત થતાં આ ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલા છે અને આ કામે 4 આરોપીઓને અટક કરી અને જુદા જુદા મુદ્દામાલ સાથે આશરે 16 લાખનો કબજે કરવામાં આવેલા છે. આ જ ટીમ દ્વારા નીલમબાગ પોલીસ સ્ટેશનમાં પણ NDPSનો એક કેસ કરવામાં આવેલા છે, જેમાં આશરે 33 લાખનું જે NDPSનો જથ્થો મળ્યો છે અને તેની કાર્યવાહી હાલમાં ચાલુ છે. જે PI શ્રી વાળાને જે ભાલનો જે કેસ છે તેમાં તેના અંગત બાતમીદારથી તેને ગુપ્ત બાતમી મળેલી કે તોફિક જે છે તે પોતાની જે સફેદ કલરની બલેનો ગાડી જે છે તેમાં આ 4 ઈસમો મુંબઈની ડોંગરી વિસ્તારમાંથી આ મેફેડ્રોન ડ્રગ્સ છે તેનો જથ્થો લઈ અને ભાવનગર આવવાના છે એવી ગુપ્ત બાતમી મળેલી, જેના આધારે પંચો રૂબરૂ રેડ કરતા આ જે જથ્થો જે છે એ પોલીસે કબજે કરેલો છે. બીજા જે કેસની હાલમાં કાર્યવાહી ચાલુ છે એ શોર્ટ સમયમાં આપને જણાવવામાં આવશે. खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा. फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का. Part of the RR Global Conglomerate with a presence in over 50 countries, RR Kabel is a leading Indian wires and cables brand, a wide range offering excellent quality and trustworthiness. RR also has a wide range of lighting solutions. Choose from several options that can light up your home or office. Presenting appliances from RR, increasing the style quotient of your home. Delivering convenience every day. RR fans, lighting solutions, air coolers, water heaters, irons and more. When it comes to trust, quality and convenience, ask for home appliances from RR Kabel, your one-stop electric goods solutions provider. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई. क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े. देश मेरे, देश मेरे. देश को ले जाए नई दिशा की ओर. आपका जॉय, भारत का जॉय. Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities and a great space to live. Come check it out. गुजरात के भरूच में इंडिया गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं. ऐसे में दोनों पार्टी की साझा बैठक आयोजित की गई. भरूच में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के तहत चैत्र वसावा को लोकसभा प्रत्याशी बनाया है. चैत्र वसावा को और इंडिया गठबंधन को भरूच सीट पर जिताने के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने हाथ मिला लिए हैं. इसी के तहत एक संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें एक दूसरे की सहायता से लोकसभा चुनाव लड़कर जीतने का विश्वास व्यक्त किया गया, जिसमें चैत्र वसावा के साथ साथ गोपाल इटालिया,
राजेंद्र सिंह राणा, हरीश परमार समेत के कार्यकर्ता और नेता उपस्थित रहे, लेकिन कांग्रेस के कुछ नाराज नेता इस बैठक में शामिल नहीं हुए। इस मौके पर चैतर वसावा ने कहा कि ये बैठक जीतकर हम कांग्रेस के अग्रणी नेता अहमद पटेल को श्रद्धांजलि देंगे। चैतर वसावा के घमंडी होने के मनसुख वसावा के आरोप पर भी चैतर वसावा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। એકબીજા સાથે અમે તંદુરસ્ત ચર્ચા કરી છે, સંવાદ કર્યો છે અને આવનાર લોકસભામાં અમે મજબૂત રણનીતિ બનાવીને આ લોકસભામાં ઉતરવાના છે અને અમે આ લોકસભા આવનાર દિવસોમાં જીતવાના છે। ચેતરભાઈ, હાલની અંદર મહેશભાઈ વસાવા ભાજપમાં જોડાઈ ગયા છે, છોટુભાઈ બી કહે છે કે હું પણ લડીશ, તો આ જે આદિવાસી મતનો છે તેનું વિભાજન નહીં થાય? આજે ચૈતરભાઈ વસાવા ગઠબંધનના ઉમેદવાર હોવાથી ભાજપ સમગ્ર ભરૂચમાં તોડજોડની રાજનીતિ કરી રહી છે, લોભામણી લાલચો આપી રહી છે। મહેશભાઈ હોય, કોંગ્રેસના આગેવાનો હોય, આમ આદમી પાર્ટીના આગેવાનો હોય, એમને તોડીને આજે ચૈતરભાઈને હરાવવા માટેની આખી રણનીતિ બની રહી છે। પરંતુ ચૈતરભાઈ સાથે કોંગ્રેસના તમામ દિગ્ગજ આગેવાનો છે, આમ આદમી પાર્ટીના વફાદાર કાર્યકરો છે। માત્ર ચૈતરભાઈ નહીં પણ સમગ્ર લોકો અમે એક ટીમ બનીને લોકસભામાં મહેનત કરી રહ્યા છે અને અમને ભરૂચ સંસદીય ક્ષેત્રમાં આવતા લોકો પર પૂરો ભરોસો છે કે અમારા પર એકવાર વિશ્વાસ મૂકશે અને આ લોકસભા અમે જીતીશું। મનસુખભાઈ બી કેટલા વખતથી આક્ષેપો કરી રહ્યા છે તમારી ઉપર, તમને ઘમંડી પણ કહી રહ્યા છે, એ બાબતમાં આપનું શું કહેવું? મનસુખભાઈ વડીલ છે, 30 વર્ષથી આ વિસ્તારનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, સિનિયર છે। એમણે મારા વ્યક્તિગત ટિપ્પણી કરવા કરતાં 30 વર્ષમાં એમણે ભરૂચ સંસદીય ક્ષેત્રમાં કેટલા લોકોના કામ કર્યા છે, પોતે કેટલી કાર્યાલય ચાલુ છે પોતાની, એની વાત કરવી જોઈએ। અને એક બાજુ 32 ગામના લોકોને જમીન સંપાદનમાં વળતરો નથી મળ્યા, જીઆઈડીસીઓમાં યુવાનોને કાયમી નોકરી નથી મળતી, આ વિસ્તારોમાં બાળકોના શિક્ષકો નથી, નર્મદા પૂરમાં જેટલી હોનારત સર્જાય એનું વળતર નથી મળ્યું, છતાંય મનસુખભાઈ જો રમતા રમતા જીતવાની વાત કરતા હોય 5 લાખ લીડથી, તો ઘમંડી મનસુખભાઈ છે, અમે નથી। હમણાં રાહુલ ગાંધીની જે યાત્રા આવી હતી તેની અંદર ફેજલભાઈ બી નહોતા અને મુમતાજબેન બી નહોતા, શું લાગે છે નારાજગી છે હજુ પણ? અમે બધા સાથે જ છે। આવનાર દિવસોમાં ચૂંટણીનું જાહેરનામું આવશે, ફેજલભાઈ, મુમતાજબેન પણ અમારી સાથે પ્રચારમાં હશે। અમે એક આખી ટીમ બનીને ઉતરવાના છે। જે દિવસે રાહુલ ગાંધીજીની ન્યાય યાત્રા હતી એ દિલ્હી એમના અંગત કારણોસર હતા અને આવી નથી શક્યા, પણ અમારી આગળ પણ મુલાકાત થઈ છે અને ટેલિફોનિક વાત પણ થઈ છે। અમે બધા સાથે રહીને ઉતરવાના છે। સ્વર્ગીય અહેમદ પટેલ સાહેબને આ સીટ जीती अर्पण કરીને અમે શ્રદ્ધાંજલિ આપવાના છે। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों शुरू की गई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का वडोदरा में स्वागत किया गया। भारत देश में रेल सुविधा लगातार बढ़ रही है। इसी कड़ी में 85,000 करोड़ के रेल प्रोजेक्ट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों अहमदाबाद से प्रारंभ हुआ है, जिसमें 10 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन भी शामिल हैं। इस कार्यक्रम को लाइव देखने का आयोजन वडोदरा रेलवे स्टेशन पर किया गया। साथ ही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का वडोदरा में स्वागत भी किया गया। इस मौके पर स्कूली बच्चों को वंदे भारत ट्रेन की सैर भी कराई गई। इस मौके पर वडोदरा के सांसद रंजनबेन भट्ट, गुजरात विधानसभा के मुख्य दंडक बालकृष्ण शुक्ल, विधायक केयूर रोकड़िया, मेयर पिंकी सोनी, डिप्टी मेयर चिराग बारोट, रेलवे डीआरएम जितेंद्र सिंह समेत के अग्रणी उपस्थित रहे। तो आज आप लोगों ने देखा, देश के लिए बहुत बड़ा दिन है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश भर में 6000 रेलवे प्रोजेक्ट 85,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का जो आज लोकार्पण किया, इनॉग्रेशन किया, और 10 वंदे भारत ट्रेन नई का फ्लैग ऑफ किया है, 4 एक्सटेंशन है। बड़ौदा डिवीजन की बात अगर हम करें तो यहाँ 15 स्थानों पे ये कार्यक्रम हुआ है आज। एक तो वंदे भारत गाड़ी हमारे आने वाली है अहमदाबाद से 10:40 पे आएगी, नई गाड़ी है। स्कूल के बच्चे भी यहाँ से बड़ौदा से सूरत तक ट्रेवल करेंगे। देशना प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्रभाई मोदीजी हमेशा विकसित भारतनी कल्पना करी छे, विकसित भारतनो संकल्प કર્યો છે અને એટલે જ આપ જોઈ રહ્યા છો કે આજે રેલવેમાં 85,000 કરોડનું એક સાથે ખાતમુહૂર્ત લોકાર્પણ વિવિધ પ્રકલ્પોમાં થાય। એક સાથે વંદે ભારત ટ્રેન જે ભારતમાં બનેલી ટ્રેન અને એનું એક સાથે 10 સ્થાનોं પર આદરણીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીના હસ્તે હરી ઝંડી બતાવવામાં આવે। અનેક પ્રોજેક્ટ કેમિકલના હોય કે પછી ગુજરાતમાં અનેક જગ્યાએ લોકો શેડ હોય, અનેક પ્રોજેક્ટનું આજે શિલાન્યાસ અને લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું છે।
પ્રધાનમંત્રીશ્રીનો એક જ સંકલ્પ છે કે યુવા પેઢી એ વર્તમાનની પેઢી બી આ કાર્યને જુએ અને જે આજે શિલાન્યાસ કર્યું છે તો આવનારી એમની જે પેઢી છે એટલે કે આવનારા વર્ષો એમના માટેના એ વિકસિત ભારતના વર્ષ સાથે તેઓ પોતે ભારતમાં એક આગવું સ્થાન ધરાવશે એવું આદરણીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીનો સંકલ્પ છે। देश भर में लागू किए गए CAA कानून पर गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री और प्रवक्ता मंत्री ऋषिकेश पटेल ने अपनी प्रतिक्रिया राज्य के नागरिकों के समक्ष रखी है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार ने भारत में नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA लागू कर दिया है, जिससे भारत में अवैध रूप से रह रहे गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारत की नागरिकता मिलेगी। आम लोगों पर इसका कोई असर नहीं होगा, लेकिन अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारत की नागरिकता मिलेगी। CAA कानून लागू होने के बाद देश भर में इस पर चर्चा चल रही है, जिस पर गुजरात के प्रवक्ता मंत्री ऋषिकेश पटेल ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। बहुत आनंद और खुशी का विषय है, मोदी जी की एक गारंटी जो उन्होंने दी थी वो आज पूरी हो गई है। धर्म से प्रताड़ित हुए व्यक्तियों, अपने नेबर कंट्री जो है बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, वहां से जो धर्म से प्रताड़ित होके हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई वगैरह यहाँ पर जो आना चाहते हैं उनके लिए, वैसे भी यहाँ पर तो हमारे शरणार्थी कानून तो लागू ही है। हम किसी भी देश से अगर शरण देना चाहे तो हम दे भी सकते हैं, लेकिन मैंने जो बताए उस देश से आने वाले लोगों के लिए वहां पर रहना मुश्किल हो जाए अपने परिवार के लिए, उस सभी लोगों को यहाँ पर हिंदुस्तान में जो CAA का कानून पास हो गया उसका नोटिफिकेशन 19 में हुआ था, लेकिन कोरोना और दूसरी वजहों के हिसाब से उसका नोटिफिकेशन नहीं हुआ है। एक मोदी जी की गारंटी आज पूरी होने जा रही है। मतलब मोदी जी जितनी भी गारंटी देते हैं, जितने भी कानून बताते हैं, जितनी भी लोगों के लिए काम के लिए, लोगों की व्यक्तिगत विकास के लिए, मतलब कि व्यक्तिगत लाभार्थी योजनाओं जो रखते हैं वो भी पूरी करते हैं, और साथ में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जैसे 370 कलम है, CAA बिल है, राम मंदिर की बात है, ये सब पूरी करके अपने देश को एक नया स्टेटस दे रहे हैं। और दुनिया में हर जगह पे किसी भी देश में भी जाओ तो एज ए इंडियन आप उन्नत मस्तक से आप खड़े भी रह सकते हो। गुजरात के अहमदाबाद में 4 मार्च 2024 के दिन मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने बड़े तामझाम के साथ पालड़ी में जलाराम अंडरपास का लोकार्पण किया था, लेकिन लोकार्पण के चंद घंटे में अंडरपास को बंद कर दिए जाने से सवाल उठे हैं। अहमदाबाद म्यूनसिपालिटी कॉरपोरेशन का अभी दूसरा एक भ्रष्टाचार का आप बेनमून उदाहरण देख सकते हो। अभी थोड़े दिन पहले 4 तारीख को गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने ये अंडरपास का लोकार्पण किया था, पर आनंद पानंद में लोकार्पण तो हो गया पर ये पब्लिक के लिए अभी चालू नहीं किया गया। उसका कारण ये बता रहा है कि यूटिलिटी जो चीज़ है वो उसको हटाने का काम बाकी है। तो कहीं ना कहीं अहमदाबाद म्यूनसिपालिटी कॉरपोरेशन जो है पब्लिक के जो पैसे है उसका दुरुपयोग करती यहाँ पे कहीं ना कहीं दिख रही है। इसके बारे में खुद गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने भी ये चीज़ का नोटिस किया है, और ये जो ब्रिज के जो खर्चे की बातचीत किया जाए तो 83 करोड़ के खर्चे से लागत के ये पूरा ब्रिज बना है, जो अहमदाबाद का सबसे महंगे से महंगा ये अंडरपास ये हो चुका है। ये 83 करोड़ का खर्चा होने के बावजूद भी ये ब्रिज पब्लिक के लिए अभी तक खुला नहीं रखा गया है। तो आने वाले दिनों में देखने की बात ये होगी कि ये ब्रिज कब तक पब्लिक के लिए खुला रखा जाएगा। कमल सोनी, VNM TV, अहमदाबाद। गलती से सीमा पार करने के अपराध में पाकिस्तान जेल में बंद गुजरात के चरवाहे की सजा पूरी होने के बावजूद भी 5 सालों से वो पाकिस्तान की कैद में है, जिसके चलते परिवार सरकार से मदद की गुहार लगा रहा है। 17 सितंबर 2018 के दिन गुजरात के कच्छ जिले का पाकिस्तान सीमा से सटा सीमावर्ती गांव जूणा, और इस दिवस पर गांव के 82 वर्षीय लतीफ समा जो मवेशी पालन का काम करते हैं, वो रोजमर्रा की तरह अपने मवेशियों को लेकर भारत पाकिस्तान सीमा की ओर पशुओं को चराने के लिए निकल गए। पशुओं को चराते चराते वो गलती से पाकिस्तान सीमा में पहुंच गए, जहां उन्हें जासूस समझकर पाकिस्तान रेंजर्स ने पकड़ लिया और कराची की जेल में बंद कर दिया।
यहाँ 2 दिनों तक परिवारजन उनके वापस लौटने का इंतजार करते रहे, लेकिन लतीफ समा का कोई अता पता नहीं चलने पर उनके बेटे ने पुलिस थाने में जानकारी दी, लेकिन फिर भी लापता लतीफ समा की कोई जानकारी नहीं मिल पा रही थी। कुछ दिन बाद परिवार को पता चला कि लतीफ समा पाकिस्तान की जेल में बंद है। ये खबर सुनते ही परिवार के सदस्यों पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। परिवार के सदस्यों ने फसल समा नामक सामाजिक कार्यकर्ता की अगुवाई में भारत सरकार से इस मामले में इंसाफ दिलाने की गुहार लगाई है। मुझे बापा 85 वर्ष की उम्र में हो, हाणे असांखे यानो बॉर्डर असांखे सरहद 40 किलोमीटर थी तो ई माल जे कारण जराक मगज अहिड़ो हो से सरहद पार करे वियो, पर हाणे असांखे भारत सरकार असांखे मदद करे, पाकिस्तान असांखे मदद करे, पाछो असांखे जल्दी मोकिले ॾे। थोरा पासपोर्ट सां जेको विया इन खे असां समाचार ॾिनो कि लाली जेल में आहे, असांखे समाचार जुड़िया, पोइ असां समाचार ॾिना फजल भाई सां इन डॉक्यूमेंट कागज़ वागज़ मर के असांजी मदद करें, पर हाणे असांखे पाकिस्तान ने हिंदुस्तान मदद करे असांजो बापा पाछो जल्दी पाछो पजाए ॾे। 82 साल के लतीफ समा को सितंबर 2018 को पाकिस्तान की जेल ने सजा सुनाई थी, जो 22 अप्रैल 2019 को लतीफ की सजा खत्म भी हो गई है, लेकिन उसकी भारत वापसी के लिए सरकार से बार बार गुहार लगाने के बाद भी कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई है। इस पर सामाजिक कार्यकर्ता साले उस्मान समा पिछले कई वक्त से लड़ रहे हैं। उनका कहना है कि लतीफ समा की सजा पूरी हो जाने के बावजूद विदेश मंत्रालय कोई पहल नहीं कर रहा है। गुजरात सरकार के साथ मिलकर इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाने की आस परिवारजन लगा रहे हैं। हमारा इलाके का जो फजल भाई है, ये ऐसा काम करते हैं पहले भी कि मदद के लिए, तो इसने लड़के ने जो अनपढ़ था लेकिन उसने अपना कागजात वगैरह जो सब था कि किस वजह से निकल गए, तो उसने पूरा कागजात फजल भाई को एक बार भेजा, तीसरी बार भेजा दिल्ली सरकार को, और कलेक्टर साहब हमारे यहाँ के जो कच्छ के उसके गांधीनगर के, और यहाँ का पूरा जो डिटेल सरकारी कागजात है वो 2-3 बार भेजा है, लेकिन अभी इसका अबू रिहा नहीं हुआ है। तो हमारे और इनके परिवार वालों की ये रिक्वेस्ट है कि हमारे अबू जल्द से जल्द रिहा हो। ये हम मीडिया के थ्रू हम बताते हैं आपको कि रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द वो बुजुर्ग आदमी है जिंदा हमको वापस मिल जाए तो अच्छा हमारे लिए भी सही है। लतीफ समा के पाकिस्तान जेल में बंद होने को अब 5 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। जेल में बंद लतीफ अब 88 साल के हो चुके हैं और जेल में वो कैसे हैं और सजा काटने के बावजूद उनकी नागरिकता की पुष्टि कहां तक पहुंची है। पाकिस्तान सरकार ने लतीफ को रिहाई क्यों नहीं दी है और कब देंगे, ये सभी सवालों के जवाब परिवार को नहीं मिल पा रहे हैं। उनका परिवार भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार से गुहार लगा रहा है कि पाकिस्तान जेल में बंद लतीफ समा को जल्द से जल्द रिहाई दी जाए। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ये पहल है बच्चों को अपने मनोभाव से अवगत कराने की। ये पहल है बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य समझाने की। ये पहल है नए समाज के रचनाकारों को मानसिक स्वस्थ बनाने की। ये पहल है VNM फाउंडेशन की, बच्चों को
बेहतर कल की ओर ले जाने की। माना होटल्स एंड रिसोर्ट। राजस्थान में उदयपुर रणकपुर को करना हो एक्सप्लोर या उत्तराखंड में ऋषिकेश में करनी हो धार्मिक यात्रा, माना होटल्स आपके स्टे को बनाएंगे हमेशा के लिए यादगार। राजस्थान की ऐतिहासिक विरासत के बीच माना होटल्स का कंफर्टेबल स्टे आपको कराएगा अद्भुत अनुभूति। माना होटल्स के लग्जरियस प्रीमियम रूम्स और विलास है बेहद शानदार। ऋषिकेश की वादियों में माना होटल्स का होम स्टे देता है शानदार घर का फील। Next time, plan your holidays with Mana Hotels. Contact 8107888800. Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium. 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. गुजरात में ली जा रही बोर्ड परीक्षा में पावीजेतपुर में गोधरा सब जेल के कैदी ने भी परीक्षा का पेपर दिया। गुजरात में 11 मार्च से बोर्ड परीक्षाओं की शुरुआत हुई है। गुजरात के सभी शहर जिलों में सुचारू रूप से परीक्षा का प्रारंभ हुआ है। छोटा उदयपुर के पावीजेतपुर तालुका के भैंसावही गांव में गोधरा सब जेल के कैदी कृष्णकांत राठवा ने भी 12वीं कक्षा की परीक्षा दी। कृष्णकांत राठवा के खिलाफ जांबुघोड़ा पुलिस थाने में मामला दर्ज है, जिसके चलते वो गोधरा सब जेल में बंद हैं। इस कैदी ने 12वीं की परीक्षा देने की अर्जी कोर्ट में की थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर ली और पावीजेतपुर तालुका के भैंसावही के HSC केंद्र पर गोधरा सब जेल के इस कैदी ने पुलिस बंदोबस्त के बीच परीक्षा दी। जब तक परीक्षा चलेगी तब तक कृष्णकांत को पुलिस बंदोबस्त के बीच परीक्षा दिलवाई जाएगी। મારા એપ્રિલના બનાવથી હું ગોધરા સબ જેલમાં હતો। મારી પરીક્ષા હતી એટલે હું કોર્ટમાં અરજી કરી હતી અને અરજી કરતા મને જજે અરજી પાસ કરી હતી અને ગોધરા સબ જેલમાંથી મને સ્ટાફ ઝોન પોલીસ મને પરીક્ષા માટે લઈ આવી એટલે હું પરીક્ષા માટે ખુશ વગરથી મારું ભવિષ્ય બગડતું હતું એટલે હવે હું ખૂબ ખુશ છું। गुजरात के वडोदरा के सरकारी अस्पताल में शव रखने की उचित सुविधा नहीं होने की वजह से इतने बड़े अस्पताल पर सवाल उठे हैं। मध्य गुजरात की सबसे बड़ी सरकारी हॉस्पिटल SSG वडोदरा में है। वैसे तो SSG अस्पताल में तरह तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों को दी जाती हैं, लेकिन जरूरतमंदों को स्वास्थ्य सुविधाएं देने में लापरवाही भी अक्सर सामने आती रहती है। कुछ ऐसा ही SSG के कोल्ड रूम में सामने आया है, जहां कोल्ड रूम में एक ही बैरक में 2-2 शव रखे जाने का वीडियो सामने आया है। SSG अस्पताल में 6 कोल्ड स्टोरेजेस हैं, जिसमें 6 शवों को एक साथ रखा जा सकता है, लेकिन 4 कोल्ड स्टोरेज फिलहाल बंद स्थिति में है और 2 ही कार्यरत हैं। ऐसे में एक कोल्ड स्टोरेज में 2-2 शवों को रखा गया है, जिस पर सवाल उठे हैं। इस मामले SSG हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट रंजन अय्यर ने बताया कि फिलहाल कोल्ड रूम में बंद यूनिट को रिपेयर करने की कार्यवाही चल रही है और इसीलिए एक बैरक में 2-2 शव रखे जाते हैं। અમે એ બાબતે બિલકુલ નિશ્ચિંત બનીને બેઠા છે એવું છે જ નહીં। ટેકનિકલ ઇક્વિપમેન્ટ છે, રેફ્રિજરેશન પ્રકારનું 10 થી 12 વર્ષ જૂનું છે, વારંવાર રિપેર માંગે છે। કોવિડ દરમિયાન એને એની આવરદા કરતા વધારે કામ કરેલું છે। આ એ જ કોલ્ડ રૂમ ચેમ્બરો છે જેની અંદર ફૂલ કેપેસિટી એટલે 36 ડેડ બોડીઓ રહેતી હતી અને અમે એક પછી એક એનો કોવિડની રાહે નિકાલ કરતા હતા। ટેકનિકલ ક્ષતિના કારણે, ઓવરલોડના કારણે, આવરદા પૂરી થઈ જવાના કારણે આ ઇક્વિપમેન્ટો વારંવાર બગડતા હોય છે। કોઈને ટેકનિશિયનને બોલાવી એને રિપેર કરવું, એને પાછું કાર્યરત કરવું। મધ્ય ગુજરાતની સૌથી મોટી હોસ્પિટલ હોવાના કારણે SSG હોસ્પિટલમાં લાવવામાં આવેલી દરેક અનક્લેમ્ડ, અનઆઇડેન્ટિફાઈડ બોડી આ જ કોલ્ડ રૂમના ચેમ્બરમાં રાખવી પડતી હોય છે।
અને એનો એક નિયત કરેલ કાનૂની પ્રોસેસ છે. જ્યાં સુધી પોલીસ એ બાબતે પંચકેસ પંચનામું કરી મરનારની આઈડેન્ટિટી પ્રસ્થાપિત ના કરે ત્યાં સુધી એ બોડી સાચવી રાખવાની જવાબદારી પોલીસ તંત્ર વતી સયાજી હોસ્પિટલની હોય છે. એટલે 36 યુનિટનો મારો ઓરિજિનલ સ્ટોરેજ, એની અંદર 2 યુનિટ ક્ષતિગ્રસ્ત થાય અને ઓવરનાઇટ બીજા 2માં કંઈ તકલીફ પેદા થાય તો આ પ્રકારની ગંભીર સમસ્યા સર્જાય. અમે એ બાબતે ગંભીર છીએ, બિલકુલ લાઇટલી લેતા નથી. હાલ પણ તમે જેને જોશો તો ત્યાં રિપેર પ્રક્રિયા ચાલુ છે. માંગ કરાઈ છે CSR હેઠળ અલગ અલગ જગ્યાએ અમે આ કેબિનેટની માંગણી કરેલ છે. એક કેબિનેટની આશરે કિંમત બ્લુ સ્ટારની અદ્યતન લગભગ 9 લાખ રૂપિયા જેવી થાય છે. મજબૂરી છે. આજની તારીખે જ્યારે બાકીના 3 યુનિટ કાર્યરત જ ના હોય, એનું ટેમ્પરેચર આશરે 24 હોય અને ચાલુ કેબિનેટનું ટેમ્પરેચર 8 થી 6 ડિગ્રી વચ્ચે હોય, એ બીજું અનઆઇડેન્ટિફાઈડ બોડી ત્યાં રાખવું એ એક મજબૂરી સહત જ થઈ છે. સરકાર પાસે અલગ અલગ CSR માં માગણી કરેલ છે. 3 યુનિટની માગણી કરેલ છે. 2 જ ચાલુ છે. ત્રીજાનું રિપેરિંગ ચાલુ છે, કદાચ બપોર સુધીમાં ચાલુ થશે અને ચોથું મોડી રાત સુધી ચાલુ થશે. કમ્પ્રેસરના પ્રોબ્લેમ થતા હોય છે, ગેસ ચાર્જિંગના પ્રોબ્લેમ થતા હોય છે. 10 વર્ષના થઈ ગયા યુનિટ એટલે એમના જે દરવાજા છે એ પ્રોપરલી બંધ નથી થતા અને ઠંડો ગેસ લીક થઈ જતો હોય છે, જેના કારણે કમ્પ્રેસર ઉપર વધારે લોડ આવતો હોય છે. બગડી જવાના કારણો પૈકી આ પણ અગત્યના છે. એવો નિયમ નથી, એ એક ભલામણ છે 2017માં નેશનલ મેડિકલ કમિશન દ્વારા. તમે જોયું છે કે જ્યારે વિપદા આવી છે શહેરની અંદર, કોઈ પણ એવી હોનારત ઘટી છે જેવી કે છેલ્લી હોળી હોનારત થઈ હરની, ત્યારે અમે 1 વાગ્યા સુધી PM કરેલા જ છે. એટલે કાયમી કરવા માટે SSG હોસ્પિટલ કાર્યક્ષમ છે, કાર્યરત છે. મારી પાસે વર્ગ 4 અને વર્ગ 3 જે હોવા જોઈએ પૂરતા પ્રમાણમાં રાઉન્ડ ધ ક્લોક કોલ્ડ રૂમ અને PM પ્રક્રિયા ચાલુ રાખવા માટે એ અપૂરતા છે. गुजरात के वडोदरा के तुलसीवाड़ी सब्जी मार्केट के पास से 50 जितने अवैध निर्माणों को कॉरपोरेशन के अतिक्रमण विभाग की टीम ने हटा दिया। वडोदरा के तुलसीवाड़ी इलाके में सब्जी मार्केट के पास अवैध निर्माण से परेशानी हो रही थी। यहाँ के निवासियों ने अपने घरों के बाहर तरह तरह के अतिक्रमण कर दिए थे, जिसे टाउन प्लानिंग विभाग की टीम ने स्थानीय पुलिस को साथ में रखकर ध्वस्त कर दिया। पानी की पाइपलाइन पर किए गए अतिक्रमण को नोटिस देने के बाद आज JCB मशीन कटर ब्रेकर के साथ धराशायी कर कार्यवाही को अंजाम दिया गया। कारेली बाग में तुलसीवाड़ी में गटर लाइन ऊपर आता, ड्रेनेज में लाइन ऊपर आता, रसोड़ा बाथरूम याना बांधकाम जे पण गैरकायदेसर बांधकाम छे ते तोड़वानी कामगीरी कुंभारवाड़ा पुलिस स्टेशन स्टाफ साथे राखी तथा TDO नो स्टाफ साथे राखीने हाल कामगीरी चालू है। सुविधाओं के बड़े बड़े दावों के बीच गुजरात के वडोदरा शहर में सरकारी कार्यालयों में भी लोगों को गंदे पानी से गुजरना पड़ रहा है। गुजरात के वडोदरा शहर के सरकारी कार्यालयों में लगातार कोई ना कोई दिक्कतों का सामना नागरिकों को करना ही पड़ता है। वडोदरा में सबसे व्यस्त रहने वाले अकोटा मामलतदार और सिटी सर्वे के कार्यालय में भी कुछ ऐसा ही सामने आया, जहां ड्रेनेज की लाइन लीकेज होने से गंदा पानी फ्लोर पर फैल गया। ऐसे में सब रजिस्ट्रार कार्यालय में अपने काम के लिए आने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ये कार्यालय सिटी सर्वे कार्यालय में पहले माले पर है, जहां पानी का नल खराब हो गया होने की वजह से पानी बाहर आ रहा था, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। अपने सरकारी दस्तावेज बनवाने और अपनी प्रॉपर्टी का नामांकन करवाने कई लोग यहां लगातार आते रहते हैं। ऐसे में गंदे पानी से होकर उन्हें गुजरना पड़ा, जिससे नागरिकों में भी रोष का माहौल देखा गया। ये पश्चिम विस्तार की नई बनी हुई मामलतदार ऑफिस है और इसका एरिया कलाली, बील, अटलादरा, गोत्री, तांदलजा, वासना, भाईली, अकोटा, जेतलपुर, इस एरिया के नगरजन यहाँ अपने सरकारी काम के लिए आते हैं। यहाँ 2-3 दिन से ये परेशानी है कि बाथरूम का फर्स्ट फ्लोर का पानी नीचे तक आता है, जो यूरिन है टॉयलेट का मिक्स होके। अब नगरजन को लिफ्ट में जाना है तो भी पानी में से जाना पड़ रहा है, और ऊपर तीसरे माले तक जाना है तो भी पानी में से जाना पड़ रहा है। ये पेशाब का पानी इतना फैला हुआ है और यहाँ पे अधिकारी भी आ रहे हैं, जा रहे हैं,
उनकी नजर में नहीं आ रहा है। कलेक्टर श्री को अपने मामलतदार को ताकीद करना चाहिए कि इमरजेंसी में इसको सुधारना चाहिए, बनाना चाहिए और नगरजनों को जो तकलीफ पड़ रही है वो ना पड़े। गुजरात के वडोदरा की एथलीट लक्षिता ने राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित एथलीट प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल हासिल कर फिर एक बार वडोदरा का नाम रोशन किया है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 8 से 10 मार्च तक 22वीं नेशनल जूनियर अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया गया, जिसमें वडोदरा के एथलीट लक्षिता शांडिल्य ने 800 और 1500 मीटर दौड़ में 2 गोल्ड मेडल हासिल कर फिर एक बार वडोदरा को गौरवान्वित किया है। अभी जो रिसेंटली जूनियर फेडरेशन कप लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुई थी, उसमें मैंने 800 और 1500 मीटर में पार्ट लिया था और गुजरात को रिप्रेजेंट किया था। उसी के साथ साथ मेरे 800 और 1500 में दोनों में गोल्ड मेडल आए और उससे मेरा जूनियर एशिया अंडर 20 और अंडर 20 वर्ल्ड चैम्पियनशिप दोनों में क्वालिफाई हुई हूँ मैं। तो हमें बहुत खुशी है कि हमने गुजरात को रिप्रेजेंट करके गोल्ड मेडल लाए और आगे हम जो जूनियर एशिया होगी उसमें इंडिया को रिप्रेजेंट करके गोल्ड मेडल की ट्राई करेंगे। लक्षिता का सिलेक्शन दुबई में खेले जाने वाली जूनियर एशियाई चैंपियनशिप और पेरू में खेले जाने वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए भी किया गया है, जिस पर पत्रकार परिषद का आयोजन कर मांजलपुर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के सीईओ रोहन भनगे और कोच लक्ष्मण करंजगांवकर ने लक्षिता को शुभकामनाएं दी हैं। जो સૌથી પહેલા એનું નામ લક્ષિતા છે। હવે લક્ષિતાનો જો મીનિંગ આપણે એ કરીએ તો કોઈ લક્ષ્ય પ્રાપ્ત કરવા માટે એ રાત દિવસ કામ કરે છે અથવા મહેનત કરે છે અને એની જે મહેનત છે એ આ રમતગમત ક્ષેત્રે અને રમતગમત ક્ષેત્રમાં તમને બધાને ખબર છે કે એથ્લેટિક્સ માટે શું કહેવાય છે, એથ્લેટિક્સ ઇઝ ધ મધર ઓફ ધ ઓલ ગેમ। હવે એ ગેમમાં એ લક્ષિતાએ હમણાં ગયા અઠવાડિયામાં જે લખનઉ ખાતે જુનિયર નેશનલ અંડર 20 થયેલી હતી એમાં એને 800 મીટર અને 1500 મીટરમાં ગોલ્ડ મેડલ મેળવ્યું છે। ગોલ્ડ મેડલ મેળવવું આ એક નાની સૂની એવી એ નથી સિદ્ધિ, પણ સાથે સાથે ગોલ્ડ મેડલ મેળવીને એને ગુજરાતનું વડોદરાનું નામ હવે એ ઇન્ટરનેશનલ લેવલ પર કરવા જઈ રહી છે। કે આપણી છોકરી જેને અમને નામ જ આપ્યું છે ગોલ્ડન ગર્લ એવી લક્ષિતા સાંદલિયા ફરીથી નેશનલ ફેડરેશન કપમાં 800 મીટર અને 1500 મીટરમાં સુવર્ણ પદક લઈ આવી છે। આટલું જ નહીં, પણ એ અંડર 20નું જે વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપ છે અને એશિયન જુનિયર ચેમ્પિયનશિપ છે એમાં બી સિલેક્ટ થઈ છે। તો આનાથી મોટી ગર્વની વાત હોઈ નહીં શકે। આજે માંજલપુર સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ, સમાજ સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સમાં ઉત્કૃષ્ટ પ્રકારની ટ્રેનિંગ ચાલે છે અને એનો જ આ રિઝલ્ટ છે કે લક્ષિતાએ આ મેડલ લાવ્યા છે। માંજલપુર સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સમાં અને સમાજ સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સમાં લક્ષિતા જેવા જ બહુ બધા છોકરાઓ અલગ અલગ જુદી જુદી રમતમાં આજે પ્રયાસ કરી રહ્યા છે, હાર્ડવર્ક કરી રહ્યા છે અને એનો સક્સેસનો જે સિમ્બલ છે, સક્સેસનો એક બ્રાન્ડ છે, દેટ ઇઝ आवर लक्षिता सांदलिया। गुजरात के वडोदरा के बॉडी बिल्डर चिराग कहार ने राज्य स्तर पर चैंपियन ऑफ चैंपियन की ट्रॉफी जीतकर वडोदरा का गौरव बढ़ाया है। वडोदरा के बॉडी बिल्डर चिराग कहार पिछले 4 सालों से बॉडी बनाने के लिए खास मेहनत कर रहे हैं। बॉडी बिल्डर चिराग कहार अब अलग अलग प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेकर लगातार मेडल और ट्रॉफीज भी जीत रहे हैं। हाल ही में चिराग कहार ने सूरत में आयोजित गुजरात श्री 2024 प्रतियोगिता में चैंपियन ऑफ चैंपियन की ट्रॉफी जूनियर मेंस फिजिक कैटेगरी में हासिल की है। यहां सिल्वर मेडल जीतकर चिराग कहार ने वडोदरा का नाम गुजरात स्तर पर रोशन किया है। इससे पहले फरवरी में केरल के कालीकट में आयोजित प्रतियोगिता में ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी 2024 के टॉप 10 में भी चिराग कहार शामिल हुए थे। वहीं मिस्टर वडोदरा 2024 प्रतियोगिता में भी उन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया है। अब तक कई ट्रॉफीज जीत चुके चिराग कहार ने बॉडी बनाने के टिप्स भी युवाओं से साझा किए। 9 मार्च को सूरत में कतारगाम SMC हॉल में कंपटीशन का आयोजन हुआ। उसमें गुजरात स्टेट बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन द्वारा गुजरात श्री कंपटीशन का आयोजन किया गया था। उसमें मैंने जूनियर कैटेगरी मेंस फिजिक में चैंपियन ऑफ चैंपियन जीता हुआ है और जूनियर कैटेगरी क्लासिक फिजिक में सेकंड सिल्वर मेडल लिया हुआ है। मैंने इसकी ट्रेनिंग करण मनसुखानी सर हमारे हैं, जो उनका द बेस्ट जिम उनका है, उनके पास से मैंने ट्रेनिंग ली। उनके पास से मैंने डाइट, साइकिल, सप्लीमेंट सब कुछ उनके पास से सब लिया और उन्होंने मतलब मुझे बहुत अच्छा ट्रेन किया 3 महीने में। उसके बदले में मतलब ये मुझे प्राप्त हुआ है। अगर वो नहीं होता तो अभी मेरे पास ये मेडल नहीं होता। मैं पिछले 4 साल से कंपटीशन खेल रहा हूँ, बट इस साल जो मैंने प्रॉपर प्रिपरेशन करके की, इसलिए मुझे ये चैंपियन ऑफ चैंपियन का खिताब मिला है। इसके लिए प्रॉपर नॉलेज और
उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। हमारे घर में वैसे बॉडी बिल्डर था नहीं, बट मेरे पापा की बॉडी थोड़ी हैवी थी, तो पापा को ऐसा था कि मेरे बेटे भी मतलब ऐसे हैवी बॉडी वाला ना हो, इसलिए उन्होंने हमको जिम में एंटर किया। फिर ऐसे हमने 1-2 साल तो ऐसे टाइम पास किया, फिर ऐसे टाइम पास करते 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 कब मन लग गया पता नहीं चला, और फिर अभी हम पूरे इसके अंदर ही घुस गए। मेरा सपना है अभी मिस्टर इंडिया 2028 का, और देश के लिए कुछ अच्छा काम करना है, और जिससे देश का नाम हो, मेरे समाज का नाम हो, मेरी फैमिली का नाम हो, मेरे माँ बाप का नाम हो। ऐसे बड़ौदा वासियों को मैं अपनी फील्ड में लगते तो ये संदेश दूंगा कि अगर तुमको जिस फील्ड में इंटरेस्ट हो उस फील्ड में जाए, फिर हो चाहे पढ़ाई हो, स्पोर्ट्स हो या कुछ भी हो, जिसमें दिल लगे वही करो। देखा गया है जो बॉडी बनाना है तो पाउडर खा के सब बनाया। एक्चुअली इंडिया के पब्लिक में ऐसा मिथ है कि पाउडर नहीं खाना चाहिए, पाउडर से बॉडी में इफेक्ट होता है, बट ऐसा नहीं है। एक्चुअली हमारे बॉडी में जो प्रोटीन हमको खाने से नहीं मिलता वो हम डायरेक्ट सप्लीमेंट के थ्रू रहते हैं, इससे पाउडर का कोई वो डिसएडवांटेज नहीं है। अगर प्रॉपर नॉलेज और सही ब्रांड के साथ लो तो तुम्हारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है वो। गुजरात के वडोदरा में सालों से मूक बधिर स्कूल चलाने वाली स्कूल की प्रिंसिपल रश्मि मेहता को विशालवन फाउंडेशन द्वारा उनकी सेवा बदल सम्मानित किया गया। अहमदाबाद के विशालवन फाउंडेशन द्वारा वडोदरा में एक विशेष अवार्ड समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मानसिक और शारीरिक रूप से दिव्यांग लोगों के हित में और उत्थान के लिए काम करने वाले लोगों को द गार्जियन एंजल अवार्ड से सम्मानित किया गया। वडोदरा में पिछले कई सालों से ट्रस्ट की स्कूल चलाने वाली रश्मि मेहता को द गार्जियन एंजल अवार्ड से नवाजा गया। रश्मि मेहता सालों से मूक बधिर स्कूल में प्रिंसिपल के रूप में अपनी भूमिका निभा रही हैं। मूक बधिर बच्चों की शिक्षा के साथ साथ उनके वैवाहिक जीवन, फैमिली काउंसलिंग और जॉब प्लेसमेंट जैसी भूमिका भी रश्मि मेहता ने उम्दा स्वरूप में निभाई है, जिसके चलते गुजरात स्तर पर विकलांगता के क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों के साथ रश्मि मेहता को भी राज्य स्तरीय इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जिस पर रश्मि मेहता ने खुशी जताई है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि केजरीवाल के बयानों से गिरगिट भी शर्मा जाए। केजरीवाल के बयानों से तो गिरगिट भी शर्मा जाएगी। ऐसे केजरीवाल के लिए कुछ कहना उचित नहीं है, पर आज हम लेके नहीं आए हैं। हमने लोकसभा में पास किया है, राज्यसभा में पास किया है, और हर बार ये कहा है माननीय अमित शाह जी ने कि ये लागू होकर के ही रहेगा। अब चूंकि हमने वायदा किया था, चुनाव में जा रहे हैं, तो वायदे को पूरा करना मोदी की गारंटी है ना। जब मोदी जी कुछ कह देते हैं तो हिंदुस्तान की जनता को, विश्व भर के लोगों को ये विश्वास हो जाता है मोदी ने जो कहा है वो होगा ही। तो मोदी जी ने कहा था वो करके दिखा दिया। कोरोना काल ज्यादातर लोगों के लिए आफत समान साबित हुआ था, लेकिन कुछ लोगों ने इस आफत को अवसर में भी बदला है। कुछ ऐसी ही कहानी अरवली के मोड़ासा की बैंक में डिप्टी मैनेजर के रूप में कार्यरत नम्र सेठ की है। ये है नम्र सेठ। मोड़ासा में और उसके बाद गांधीनगर में उच्च शिक्षा हासिल करने के बाद मुंबई के बैंक में डिप्टी मैनेजर की पोस्ट पर कार्यरत नम्र सेठ उम्दा चित्र और स्केच तैयार करते हैं। जब पूरा विश्व वैश्विक महामारी कोरोना से जूझ रहा था, तब नम्र ने इस आफत को अवसर में बदलते हुए कई अद्भुत स्केच बनाए। नम्र सेठ ने अब तक 700 जितने स्केच तैयार किए हैं, जिसमें धार्मिक, फिल्मी हस्तियां, राजनीतिक हस्तियां, वैज्ञानिक समेत के कई लोग शामिल हैं। उनका कहना है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। कोरोना काल से पहले उन्हें स्केच या चित्र में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन अब ये उनका पसंदीदा काम बन गया है। तो મને ચિત્રનો શોખ છે અને જ્યારે કોરોના કાળ હતો ત્યારે સૌ પર આફત આવી પડી હતી। સૌ લોકો જાણે છે કોરોનાનો કાળ કેવો હતો। એ 2 વર્ષ લોકોના કેવા ગયા સૌને ખ્યાલ છે, પણ મારા માટે એ આફત એક અવસરના રૂપમાં બદલાઈ ગયું કહેવી શકાય। અને લોકડાઉનના જે પીરિયડ દરમિયાન મેં ઘરે બેસીને જે કહેવાય કે ટાઈમનો યુટિલાઇઝ કરવો એક, તો મેં સ્કેચનું મને શોખ જાગ્યો એ વખતે ધીરે ધીરે હું સ્કેચ કરતો હતો અને મને પોતાને લાગ્યું કે સ્કેચમાં મને રસ છે અને મેં વધારે સારા સ્કેચ હું કરતો ગયો અને અત્યાર સુધીમાં મેં ટોટલ કહી શકાય તો 500થી વધારે જેટલા સ્કેચ કર્યા છે। અને સેલિબ્રિટી જે કહેવાય અમિતાભ બચ્ચન જે છે એમને કેબીસીમાં હું આપવા ગયો હતો સ્કેચ। આપણા ગુજરાતી જે ગાયક કલાકાર છે ફાલ્ગુની પાઠક, એમણે પણ હમણાં હું મુંબઈમાં સ્કેચ આપ્યો। અમિત શાહ જે આપણા દેશના યશસ્વી ગૃહમંત્રી છે તેમણે પણ હું ગાંધીનગર ખાતે મળીને મેં સ્કેચ આપ્યો હતો। એવા અનેક મહાનુભાવો છે, અનેક ફિલ્મ અભિનેત્રીઓ છે, અભિનેતા છે, તેઓને હું મળીને હું સ્કેચ મેં અર્પણ કર્યા છે એ લોકોને। અને કહી શકાય કે 500થી વધારે જેટલા મેં સ્કેચ, જેમાં ભગવાન છે, ફિલ્મ અભિનેત્રીઓ છે, અભિનેતાઓ છે,
તેઓના મેં અલગ અલગ સ્કેચ મેં કર્યા છે ઘરે બેસીને। नम्र ने अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी माता हीराबा, गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, CR पाटिल, अमिताभ बच्चन जैसे लोगों के साथ साथ भगवान के भी कई स्केच बनाए हैं और कई राजनीतिक अग्रणियों और फिल्मी हस्तियों को उनके स्केच गिफ्ट भी दिए हैं। नम्र अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी स्केच तैयार कर उन्हें तोहफे में देना चाहते हैं। मारो सुपुत्र चिरंजीव नम्र छेल्ला કેટલાય સમયથી આર્ટ ક્ષેત્રે એની કલાગીરી ક્ષેત્રે એ પોતે સ્ક્રેચ દોરી રહ્યો છે। છેલ્લે જ્યારે કોરોનાનો કપરો સમય હતો એ વખતે એ ફોરેન્સિક સાયન્સ યુનિવર્સિટીમાં સાયબર સિક્યોરિટીમાં અભ્યાસ કરતો હતો, પણ કોરોનાના સમયના લીધે એને ઘરે થોડો સમય બેસવાનું આવ્યું, તો એ સમયનો એને સદુપયોગ કરીને સ્ક્રેચની અંદર એટલો બધો આગળ વધતો ગયો। તો અમે ઘણી વખત એને એવું કહેતા હતા કે આ બધું તું શું કરે છે, આ તારો વ્યવસાય છે, તારે ભણવાનું તું બાજુ પર મૂકી દે છે। એ કે તમે કોઈ ચિંતા ના કરો કે મારું ભણવાનું મારા સ્ટેજ ઉપર જ છે, આમ હું મારા શોખથી કરું છું, એટલે તમે કોઈ ચિંતા કરતા નહીં। તો અમે એને પુશ કરતા ગયા કે સારું બેટા તું કરી જા, કરતો રહે, કોઈ ટેન્શન ના લેજે, અમે તારી જોડે જ છીએ। તો એણે અનેક મહાનુભાવો, ફિલ્મી હસ્તીઓ, ગુજરાતી કલાકારો, રાજકીય કલાકારો, ધાર્મિક ક્ષેત્રે પણ એટલા બધા જે પણ સ્ક્રેચ દોરવા જેવા લાગે એ બધા દોર્યા। કોઈ જગ્યાએ અમારે કોઈ ફંક્શન હોય, કોઈ ગિફ્ટ આપવાની હોય તો પણ એ નિઃશુલ્ક, કોઈની પાસેથી કોઈ પૈસાની અપેક્ષા નહીં રાખવાની। કોઈ એમ કે ભાઈ મારો સ્ક્રેચ દોરી આપો તો એ તરત જ દોરી આપતો હતો, પણ હાલ અત્યારે બોમ્બેમાં એ જોબ કરે છે અને એનો જે શનિ રવિની રજાનો સદુપયોગ આ સ્ક્રેચની અંદર જ એ वो करे છે। खास बात यह है कि नम्र कोई प्रोफेशनल आर्टिस्ट नहीं है। मुंबई की ICICI बैंक के हेडक्वार्टर में ड्यूटी मैनेजर के रूप में कार्यरत नम्र को जब भी समय मिलता है वो अपने शौक के लिए स्केच बनाते हैं। हाल ही में उन्होंने अयोध्या में स्थापित भगवान राम लला की प्रतिमा का स्केच तैयार किया था, जिसे राष्ट्रीय स्तर की चित्र प्रतियोगिता में 30रा स्थान भी मिला। હવે નમ્રને કોઈ શોખ જ નહોતો પહેલા તો, પણ કોરોના ટાઈમે સમય આવો આવ્યો એટલે એણે થોડું એની જાતે જ શીખી લીધું। બાકી એને કંઈ આવડતું બી નહોતું, એનો ડ્રોઈંગમાં કોઈ શોખ નહોતો, પણ આ તો ઠાકોરજીની કૃપા કહેવાય કે એટલું એને ફાવ્યું કે એ કરે છે અને અત્યારે એ સારા સ્ટેજ ઉપર જઈને પહોંચ્યો છે। बस बीजू तो कहीं कही नहीं सकूँ केम के आ तो બધું જે કરે છે प्रभु ज करे છે। नम्र सेठ ऐसे युवाओं के लिए मिसाल समान है जो अपने शौक को रोजमर्रा की जिंदगी में पीछे छोड़ देते हैं। किसी भी तरह की ट्रेनिंग के बिना नम्र लगातार मेहनत और लगन से अपने शौक को जिंदा रख रहे हैं और इस कला के जरिए देश विदेश में अपना नाम कमाने की कोशिश भी कर रहे हैं। गुजरात के राजकोट में आवास योजना में धांधली के आरोप मामले भाजपा अध्यक्ष द्वारा बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया गया। गुजरात के राजकोट में वार्ड नंबर 6 के कॉर्पोरेटर देवू जाधव पर आवास योजना में धांधली के आरोप लगाए हैं, जिस पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मुकेश दोशी ने कार्रवाई करते हुए उनके पास से कानून और नियमन कमेटी का चेयरमैन पद छीन लिया है। साथ ही कॉर्पोरेटर के कॉर्पोरेशन में प्रवेश पर भी पाबंदी लगा दी है। छेल्ला 3 દિવસથી રાજકોટની અંદર કોર્પોરેશન દ્વારા ગોકુલનગરની અંદર જે આવાસ યોજનાનું લોકાર્પણ આનંદીબેન પટેલના હસ્તે થયું હતું, એમાં બાકી રહેલા 193 આવાસોનું જે ડ્રો કરવામાં આવ્યો એમાં ગેરરીતિ થઈ છે એવો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે। આ સંદર્ભમાં રાજકોટ મહાનગરપાલિકાના કમિશનર દ્વારા અલ્પનાબેન મિત્રાના નેતૃત્વ નીચે એક કમિટીનું ગઠબંધન પણ કરવામાં આવ્યું છે। આ કમિટી દ્વારા સ્ક્રુટિની કરવામાં આવશે, વેરીફાઈ કરવામાં આવશે અને વેરીફાઈ કર્યા પછી આજે સાંજ સુધીમાં લગભગ રિપોર્ટ આવી જવાનો છે। પણ જ્યાં સુધી તપાસ સમિતિનો રિપોર્ટ ન આવે ત્યાં સુધી અમારા વોર્ડ નંબર 6ના કોર્પોરેટર દેવુબેન મનસુખભાઈ જાદવ જે કાયદો અને નિયમન સમિતિના અમારા ચેરમેન છે, એ મહાનગરપાલિકાના ચેરમેન પદેથી એમની પાસેથી રાજીનામું આજે લઈ લેવામાં આવ્યું છે અને ત્યાં સુધીની કડક સૂચના પણ આપવામાં આવી છે કે જ્યાં સુધી રિપોર્ટ ન આવે ત્યાં સુધી પાર્ટીના પણ કોઈ કાર્યક્રમમાં આપણે જવાનું નથી, કોર્પોરેશનની અંદર પણ જવાનું નથી, એવી સૂચના પણ આપવામાં આવી છે। રિપોર્ટ આવ્યા પછી પ્રદેશનું માર્ગદર્શન જે કાંઈ મળશે એ સંદર્ભે આગળની કાર્યવાહી કરવાના છે। गुजरात के मोड़ासा में साबर डेयरी के डायरेक्टर पद के चुनाव में जशुभाई पटेल के विजेता बनने पर जश्न मनाया गया। गुजरात के अरवल्ली जिले के मोड़ासा में कांग्रेस द्वारा साबर डेयरी में कांग्रेस के पूर्व विधायक जशुभाई पटेल की विजेता बनने पर पटाखे चलाकर मिठाइयां बांटकर जश्न मनाया गया। साबर डेयरी में 16 बैठकों में से
15 बैठक निर्विरोध होने के बाद एक बैठक पर चुनाव आयोजित किया गया था, जिसमें कांग्रेस के पूर्व विधायक जशुभाई पटेल विजेता बने हैं। इस मौके पर जशुभाई पटेल ने कहा कि मैं हारना पसंद करूंगा, लेकिन खेस कभी नहीं पहनूंगा। साबर डेयरी की डायरेक्टर मंडल के चुनाव में डायरेक्टर के पद पर कांग्रेस के जशुभाई पटेल की जीत से पदाधिकारियों और समर्थकों में उत्साह का माहौल है। साबरकांठा जिला दूध उत्पादक संघ साबर डेयरीની નિયામક મંડળની ચૂંટણી ગુજરાત સરકારની હિટલરશાહી ભારતીય જનતા પાર્ટીની હિટલરશાહીની વચ્ચે 15 બેઠક તાક ધમકી અને ઈડી અને સીબીઆઈ જેવી સંસ્થાઓનો દુરુપયોગ કરીને જીએસટી નો દુરુપયોગ કરીને 15 બેઠકો બિનહરીફ કરી ત્યારે મને પણ ધમકી મળી હતી ખેંચી લ્યો કેસ પહેરી લ્યો પણ એક જ જવાબ આપ્યો હતો હું હાર પસંદ કરીશ પણ આ કેસ પહેરવાનું ક્યારે સાબરકાંઠા અને અરવલ્લી જિલ્લાની 910 મંડળીઓ અને 910 માંથી 904 લોકોએ જે મતદાન કર્યું એ સ્પષ્ટપણે દેખાય છે કે આ જે ભય બતાવી રહ્યા છે ભારતીય જનતા પાર્ટીના શાસકો તેની સામે આ જનતા ચૂકશે નહીં અને લોકશાહીની જે બચાવ કર્યો અને જસુભાઈના અંદર જે વિશ્વાસ મૂકી એમને જીતાડીને સાબિત કર્યું કે આ જિલ્લાની અંદર કોઈ પણ પ્રકારનો તમારો ભય અને ડર રહેવાનો નથી અને આવા नेता જ્યારે જીતીને સાબર ડેરીમાં જશે ત્યારે જે દૂધ મંડળીઓ છે એમને ન્યાય આપવાનું કામ અમારા જસુભાઈ પટેલ ચોક્કસપણે કરે છે। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी पर 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए वीएनएम टीवी। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।